आज हमने स्टार्ट करना है इंटरनल ऑडिट एरिया से। तो देखो, इंटरनल ऑडिट सबसे पहली बात तो ये कि इंटरनल ऑडिट जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता। एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है हमारा वो कराना कंपलसरी होता है, पर इंटरनल ऑडिट जो है वो कंपलसरी नहीं है। तो अब बात ये आती है कि इंटरनल ऑडिट कब कराना चाहिए। सो देर आर सर्टेन फैक्टर्स विच वी विल बी कंसीडरिंग, कि उन फैक्टर्स के बेस पे वी विल बी डिसाइडिंग दैट कि इंटरनल ऑडिट जो है हमें कराना चाहिए। तो वो क्या है? पहले तो ये स्केल एंड डाइवर्सिटी। स्केल एंड डाइवर्सिटी मीन्स कि बिजनेस का साइज कितना है, मैं ये देखूंगी। तो उसके बेस पे कि मेरा बिजनेस देखो जितना ज्यादा फैला हुआ होगा, दैट मीन्स कि उतने ही ज्यादा बिजनेस में ऑपरेशंस में लाइक चेकिंग रिगार्डिंगली, कंप्लायंस रिगार्डिंगली रिस्क भी ज्यादा होगा, ज्यादा लोग होंगे काम करने वाले। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन, मेरा बिजनेस उतना ही ज्यादा कम्प्लेक्स होगा, जितना ज्यादा कम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा मुझे ध्यान रखने वाली बात है ना। क्योंकि उतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स में एरर्स होने के चांसेस जो है हमारे हो सकते हैं। अगेन फिर हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जितने ज्यादा एम्प्लॉयज उतना ही ज्यादा फ्रॉड। तो वहां उस वाले केस में, फ्रॉड वाले सिनारियो में डिटेक्ट करने के लिए मुझे लाइक इंटरनल ऑडिट चाहिए। अगेन कॉस्ट बेनिफिट कंसिडरेशन की बहुत बार ऐसे होता है, क्योंकि ये कंपलसरी तो है नहीं कि उसको करने में मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाए और बेनिफिट नहीं आए। तो मुझे ऐसे फैक्टर्स ध्यान रखने हैं कि यस, कि उसको करने से मुझे बेनिफिट मिल रहा है। तो ये फैक्टर्स मुझे देखने पड़ेंगे। एंड द डिजायर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, कि हमारी जो सीनियर मैनेजमेंट है वो क्या चाहती है। तो ये फैक्टर्स को मैं कंसीडर करके चलूंगी कि यस, कि क्या मुझे इंटरनल ऑडिट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अब डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। तो जो हमारा इंटरनल ऑडिटर है और एक्सटर्नल ऑडिटर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो, जो मेरा इंटरनल ऑडिटर है ना, एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर का काम क्या होता है? ओपिनियन देना। सो बेसिकली दैट पर्सन विल एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द रिटर्न रिपोर्ट। तो ये क्या करता है? मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयरनेस के ऊपर रिपोर्ट देता है। अब इंटरनल ऑडिटर का मेन काम क्या होता है? कि ये कंपलसरी तो है नहीं, तो ये तो और चीजें भी चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा। तो इसका मेन काम क्या होता है? ये देखना कि कंपनी की जो ऑपरेशंस हैं वो अच्छे से चल रहे हैं, नहीं चल रहे, हम ये देखते हैं। अगेन फिर अब जो इंटरनल ऑडिटर है उसको हायर कौन करता है? मैनेजमेंट, है ना। ये रिपोर्ट भी किसको देता है? मैनेजमेंट या दो चार्ज विद गवर्नेंस को। बट जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसको हायरिंग प्रोसेस में मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। ये और बात है कि अगर डेलीगेशन हो जाए तो और डायरेक्टर्स वगैरह कर लेते हैं, है ना, फॉर लाइक कैजुअल वैकेंसी या कुछ भी। तो बट इनकी रिपोर्टिंग किसको जाती है? शेयर होल्डर्स को। अब इनकी जो रिपोर्ट होती है पब्लिकली अवेलेबल होती है। आप किसी भी लिस्टेड कंपनी के केस में देख लो, रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल होगी पोर्टल पे। इनकी इंटरनल ऑडिटर्स की रिपोर्ट है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती है। अब इनका काम जो होता है, स्कोप जो होता है एक्सटर्नल ऑडिटर का हमारा, वो है लिमिटेड हमारा ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आर दे गिविंग ट्रू एंड फेयर ओपिनियन और नॉट। अब बट इंटरनल ऑडिटर का जो स्कोप होता है ना, देखो वैसे ये कंपलसरी नहीं है, बट इनका स्कोप जो होता है वाइडर होता है। क्यों? क्योंकि इनको हायर कौन करता है? मैनेजमेंट। कैसी वाली एरियाज के लिए? मैनेजमेंट वाले एरियाज के लिए। वाइडर इन स्कोप एंड डिपेंड अपॉन द मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट। अब इनकी अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करते हैं, एंड ये ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं। ठीक, ऑडिट कमेटी भी कर सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। अब रिलेशनशिप जो होता है, देखो हमारे जो ये हमारे इंटरनल ऑडिटर होते हैं वो इम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, या फिर आउटसाइड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से जैसे हम कराते हैं काम, वो भी हो सकते हैं। बट ये क्या होते हैं? ये हमेशा इंडिपेंडेंट ही होते हैं, हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर्स। सो ये हमारे पास एक कंपल्सरी ये बात आ गई। अब इंटरनल ऑडिट फंक्शन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, उसका क्या क्या काम होता है, क्या क्या एक्टिविटीज हम उसमें कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा उसमें ये काम होता है, assess the whether the company is demonstrating the best practice in the corporate governance। देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंप्लाई करना हमारे कंपनी का काम होता है, कंपनी के डायरेक्टर्स का कंप्लाई होता है ना। तो अब अगर इंटरनल ऑडिटर्स को हायर कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट के लोग ये देखते हैं कि इसकी जो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन का कंप्लाई हो रहा है या नहीं। अगेन इवेल्युएशन ऑफ द कंपनीज आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, की कंपनी का रिस्क का आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, रिस्क कैसे मैनेज हो रहा है हम ये देखते हैं।
हम इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी को चेक करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैल्यू फॉर मनी चेक करते हैं कि हमारे जो ऑपरेशंस है वो अच्छे से चल रहे हैं या नहीं, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन चेक करते हैं, प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन ऑन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, हम ये चेक करते हैं कि ये कि क्या हम फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में रिकमेंडेशन बेस्ड अपॉन की करंट स्ट्रक्चर। ये सारी एक्टिविटीज जो है लाइक जो है हमारे इंटरनल ऑडिट फंक्शन में हमें जो है रूटीन पर्पस में होती है। बेसिकली इंटरनल ऑडिटर हमारी इंटरनल एरियाज के रिगार्डिंगली होता है, कंप्लायंस रिगार्डिंगली, कंट्रोल्स रिगार्डिंगली, ये सब एरियाज। अब एडिशनल रोल्स फॉर इंटरनल ऑडिटर, क्या क्या काम करते हैं वो? फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, आईटी सिस्टम रिव्यू, मिस्ट्री शॉपर व्यू। मिस्ट्री शॉपर व्यू क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे कि सपोज करो कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम कस्टमर से सपोज करो कैसी डीलिंग करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, नॉट एक्सक्लूसिव। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, डमी कस्टमर बन के जाके देख लेंगे कि लाइक कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स कैसे चल रही हैं। नाउ नेक्स्ट इज एसेट वेरिफिकेशन। हम अपने एसेट्स का चेक करेंगे कि इसके एसेट सही से चल रहे हैं या नहीं, लाइक रिकॉर्डेड है या नहीं है, कोई ऐसा एसेट जो मिसिंग तो नहीं है। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस टू एक्सटर्नल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर को ये डायरेक्टली हेल्प करते हैं। ठीक, कैसे? अब ये कंपलसरी नहीं है कि उसको डायरेक्टली हेल्प करें, बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे कंट्रीज में जुडिक्शन में जो है ये अलाउड नहीं होता। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑडिट की इनके रिगार्डिंगली कुछ कुछ स्पेसिफिक एरिया के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले होते हैं, उनके ऑडिट भी ये करते होते हैं। अब क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट फंक्शन, एक अच्छा इंटरनल ऑडिट फंक्शन में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? पहली बात, सफिशिएंटली रिसोर्स, कि लाइक उसमें रिसोर्सेज, इनफ रिसोर्सेज होने चाहिए, सफिशिएंट रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए, जैसे कि दैट कुड बी द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, दैट कुड बी द लाइक हमारे एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए, हमारे चीफ इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए जो कि गाइड करेगा सब एरियाज को लेके। इनको ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेशनल मीन्स डे टू डे एक्टिविटी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। ऑडिट कमेटी प्लान सेट करेगा इनका, एंड इनके काम पे कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। सो एक अच्छे इंटरनल ऑडिट फंक्शंस की ये कुछ क्वालिटीज है। अब लिमिटेशंस क्या है हमारे इंटरनल ऑडिट की? ये हमारे एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, एंड कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में लाइक इनको एज अ फाइनेंस फंक्शन हम हायर कर सकते हैं, एंड इनसे हमें फेमिलियरिटी थ्रेट भी अराइज हो सकता है। ठीक, फेमिलियरिटी थ्रेट कैसे? क्योंकि इनके साथ हम लाइक लगातार अगर हम इनके साथ कनेक्ट में रह रहे हैं, ये लाइक हमारे इंटरनल वाले काम कर रहे हैं, तो ये बायस हो सकते हैं, इनका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी अचीव। तो जो ये मेरे इंटरनल ऑडिटर हैं, इनकी इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन कराई जा सकती है? सो रिपोर्टिंग चैनल सेपरेट फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द मेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फंक्शन, जो कि मेरी लाइक फाइनेंशियल फंक्शन को देखने का मेन काम किसका होता है? हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर का। तो वो अगर उनके बारे में रिपोर्टिंग के एरिया की बात चल रही है, तो रिपोर्ट किसी और को करे, मैनेजमेंट का काम कोई और करे, डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन है, बेसिकली चाइनीज वॉल्स है बीच में। रिव्यू ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क बाय मैनेजर इंडिपेंडेंट ऑफ फंक्शन अंडर स्क्रूटनी, तो इंटरनल ऑडिटर के काम को कोई और रिव्यू करे, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द फंक्शन अंडर स्क्रूटनी, मतलब जो जिसके बारे में बात चल रही है कि ये इंटरनल ऑडिटर है, क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, उसका काम कोई और रिव्यू करे। आउटसोर्सिंग किया जाए किसी प्रोफेशनल थर्ड पार्टी से। अब आउटसोर्सिंग ऑफ इंटरनल ऑडिटर, तो अब देखो आउटसोर्सिंग कब होता है कि मैं किसी एक्सटर्नल कंपनी से ये काम करा रही हूँ, इंटरनल ऑडिट वाला काम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेरे खुद के परमानेंट एम्प्लॉयज। परमानेंट एम्प्लॉयज रूटीन वाले एम्प्लॉयज नहीं कर रहे, बट ये किसी और से करा रही हूँ, दैट इज हमारा आउटसोर्सिंग का एरिया। फाइन। हाँ। यस। नाउ एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे लाइक लाइक हमारे इंटरनल ऑडिट के? अगर आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन से करा रहे हैं, मतलब एक तो क्या, एम्प्लॉयज है तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं होगा, हमने ही हायर किया है और हम ही वो करें। बट अगर आउटसोर्सिंग करा रहे हैं, थोड़ा सा तो इंडिपेंडेंस मेंटेन होगी।
बाहर से कोई कंपनी आ रही है, जैसे कि ईवाई कंपनी, उनका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट आ रहा है, तो उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, स्पेशलिस्ट स्किल होंगे, क्योंकि उनका तो काम ही यही ऑडिट करना डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स पे। एंड प्रोफेशनल फर्म्स को हम अपॉइंट कर सकते हैं ऑन अ फ्लेक्सिबल बेसिस कि अच्छा हमें इस क्वार्टर के लिए चाहिए। अगेन हमारी परमानेंट एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि मुझे परमानेंट बेसिस पे किसी पर्सन को एज एन इंटरनल ऑडिटर हायर नहीं करना पड़ेगा। एंड द रिस्क ऑफ स्टाफ टर्नओवर इज पास टू द आउटसोर्सिंग फर्म। यस, कि मेरा स्टाफ टर्नओवर का रिस्क, जैसे कि मेरा स्टाफ जो है लाइक चेंज हो गए, है ना, कि चेंज हो रहा है बार बार, एंड बार बार चेंज हो रहा है, तो बार बार मुझे उनको ट्रेन करना पड़ा है, तो ये रिस्क जो है हमारा कम हो जाएगा। बट अगेन अगर हम किसी बाहर से प्रोफेशनली फर्म लेके आ रहे हैं, तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? प्रोफेशनल फर्म्स लैक द इंटीमीडिएट नॉलेज एंड अंडरटेकिंग। तो हमारी जो प्रोफेशनल फर्म्स हैं, उनके पास लाइक ये नॉलेज नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, डिसीजन मे बी बेस्ड ऑन कॉस्ट। तो उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो कॉस्ट बेस पे हो सकता है। फीस चार्जेस बाय द प्रोफेशनल चार्जेस में बी हाई। तो ये जो प्रोफेशनल फर्म्स हैं, ये जो भी फीस लेते हैं ये हाई ले सकते हैं, है ना, इनकी जो फीस होती है ये ज्यादा फीस हो सकती है, तो ये इनका डिसएडवांटेज हो सकता है। अगेन नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर मैं इनकी बात करूं, लाइक क्या कहते हैं, कंट्रोल की, है ना, क्वालिटी कंट्रोल रिगार्डिंगली हमारे पास इश्यूज हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि आई डोंट नो लाइक लाइक क्या कहते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। Now, an ethical threat may arise if the service is provided by the external audit firm. अगर external audit firm है, वही मेरी internal audit firm है, तो लाइक इशू होगा। एंड ये सारे क्या हो गए मेरे डिसएडवांटेजेस। मतलब कि देखो बाहर से पर्सन आ रहा है, उसके एडवांटेजेस भी हैं कि इंडिपेंडेंस होगा, है ना, बट लाइक डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो अगेन यू विल बी गाइडिंग कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप सजेशन दोगे कि आपको हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स वी विल बी डिसाइडिंग कि यस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज मेरा इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट। सो देखो मेरा इंटरनल ऑडिटर है, वो क्या क्या काम कर सकता है, हम अगर ये देखें तो डिफरेंट ऑडिट असाइनमेंट वो करता है। वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी क्या होते हैं? 3 E's: इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ज्यादातर किसके लिए होता है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल रहता है। ऑपरेशनल ऑडिट, रूटीन पर्पस वाले, आईटी सिस्टम का फाइनेंशियल ऑडिट भी कर सकता है। एंड डिफरेंट एग्जांपल्स में इसमें ड्यू डिलिजेंस भी हो गया, बहुत सारे हो गए, ठीक है, बहुत सारे एरियाज इसमें कवर हो जाते हैं। अभी तक कुछ पूछना हो? हाँ जी, नहीं। वो चलिए। नेक्स्ट आता है मेरा रिस्क का एरिया, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, जो कि आपको भी पता है कि ये पेपर में जरूर आएगा, हमने इसके काफी क्वेश्चंस किए हैं और भी करेंगे। सो देखो क्या है लर्निंग आउटकम। एक तो मैं ऑडिट रिस्क के बारे में जानूंगी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में जानूंगी, और मेटीरियलिटी के बारे में जानूंगी। और क्वेश्चन मेरे पास ऑडिट रिस्क आरओएमएम बेस पे आ जाते हैं। मैंने आपको कुछ की एरियाज बताए थे कि कहाँ से हमें पता चलता है कि ये ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन है। आज भी मैं आपको लाइक इन लेक्चर्स में आपको वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली दिखाऊंगी जहां से मुझे आइडिया मिल जाएगा कि ये ऑडिट रिस्क रिलेटेड क्वेश्चन है। सो सबसे पहले ऑडिट रिस्क क्या होता है? देखो ऑडिट रिस्क मतलब ऑडिटर को रिस्क। तो ऑडिटर के लिए क्या रिस्क है कि ऑडिटर का मेन काम क्या करना होता है? तो बहुत बार बच्चे ना डेफिनेशन गलत देते हैं, जो कि एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है कि ऑडिटर के रिलेटेड रिस्क। तो ऑडिटर के लिए रिलेटेड रिस्क क्या है कि ऑडिटर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंगली गलत ओपिनियन दे देगा। क्यों? क्योंकि उसका मेन काम क्या है ऑडिटर का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना। तो ऑडिटर के लिए रिस्क क्या है कि वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देगा, जबकि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है। मतलब उसने बोल दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ओके, है ना, बट एक्चुअली दे आर नॉट ओके। सो क्या है, ऑडिटर विल एक्सप्रेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन जहां पे मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है। सो अब क्या क्या है मेरा, एक में इसमें आरओएमएम आएगा और एक इसमें डिटेक्शन रिस्क। दो तरह के एरियाज इसमें कवर होते हैं। सो अब आरओएमएम क्या है कि यस की रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू द ऑडिट। की ऑडिट करने से पहले ही मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है। इसमें इनहेरिट रिस्क और कंट्रोल रिस्क कवर होता है। एंड जब साथ में डिटेक्शन रिस्क एड ऑन हो जाता है तो मेरा ऑडिट रिस्क बन जाता है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। किन फैक्टर्स के कारण? लाइक कि फ्रॉड भी हो सकता है। फ्रॉड क्या होता है? हमारा डेलिबरेटली है,
एंड एरर मीन्स इंटेंशनली नहीं है, अनइंटेंशनल एक्ट है। और कुछ क्लाइंट के स्पेसिफिक रिस्क, जैसे कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो गई, ठीक है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होगी, जजमेंट्स के कारण हो गया, तो बहुत सारे कंट्रोल्स वीक हो गए, तो इन सारे एरियाज के कारण मेरा जो है ROMM का केस जो है अराइज हो सकता है। अब अगर हम तीनों रिस्क कर ही रहे हैं तो एक बार पहले आप मुझे बताओ कि आपके अकॉर्डिंगली इनहेरिट क्या है, डिटेक्शन क्या है, और कंट्रोल क्या है। इनहेरेंट रिस्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसके कुछ ट्रांजैक्शन में क्लासिफिकेशन में या उसमें कोई मिसस्टेटेड हो तो उसे इनहेरिटेंस रिस्क कहते हैं। क्या क्या क्या? जो स्लो थोड़ा सा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें कोई जो क्लासिफिकेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें कोई इनअप्रोप्रिएशन हो तो उसको इनहेरिटेंस रिस्क बोलते हैं। किस रीजन के कारण, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करो, क्योंकि ना मुझे अभी तक भी ना, मुझे कल भी थोड़ा सा जजमेंट हुआ दैट लाइक डेफिनेशन वाइज क्लियर नहीं आ रहे। यस। जो हम हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें जो हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस या जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं वो उसका क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट नहीं होता या क्यों नहीं होता? रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं होता? वो मटेरियली मिसस्टेटेड होता है। अच्छी डेफिनेशन नहीं आ रही। यस पृथ्वी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? कंट्रोल रिस्क बोलूँ। चलो कंट्रोल बोलो, कोई बात नहीं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें जो मटेरियली मिसस्टेटेड है उसको ना तो प्रिवेंट डेटा को करेक्ट किया जाए तो उस टाइम बेसिस पे तो उसको कंट्रोल रिस्क बोलते हैं। आ, आपका भी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, बट थोड़ा सा उससे बेटर है। तो पहले तो मैं इनहेरिट रिस्क बताऊंगी। इनहेरिट रिस्क क्या है कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट की। हाँ जी बोलिए। अजर्शन उसकी जो अजर्शन होती है ना हम्म। वो मिसस्टेटेड होती है। उसमें वो ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर उसमें जो होता है ना वो प्रॉपरली नहीं किया होता उसको बोलते हैं क्यों इनहेरिटेंस नहीं रिस्क। किया होता? वो फिर भी अभी लाइन फिर भी नहीं बन रही। लाइन फिर भी नहीं बन रही। नहीं किया होता, क्यों नहीं किया होता? आप खुद सोचो, इसको इसको एक बार ना इंग्लिश में बना के बताओ मुझे। तो आपको उसमें जब क्वेश्चन, और आप आपको जब भी ये क्वेश्चन आते हैं, लाइक आपने देखे होंगे पास्ट पेपर के क्वेश्चन आपने देखे हैं, या फिर आपने लाइक एग्जाम किट के क्वेश्चन देखे हैं, तो आपको एक आधा पार्ट ऐसे आ जाता है कि आपको लाइक वो रिस्क क्या है, ऑडिट रिस्क डिफाइन करो, एंड उस केस में आपको ऑडिट रिस्क ढूंढना होता है ना? तो आपने ये देखा होगा। तो अगर आपने देखा है तो बहुत बार आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, और ये सबसे बेसिक चीज है, सबसे बेसिक बात है। इसके बाद आपका आगे स्टार्ट होगा इनहेरिट रिस्क। अब दोबारा से सुनना, और मैंने 2-4 बार क्लास में ये डेफिनेशन बोली है। मैं कभी नहीं कहती कि आप रट्टाफिकेशन करो, बट मैं एटलीस्ट डेफिनेशंस को कहती हूँ कि आपको डेफिनेशन तो पॉइंट टू पॉइंट उसका मीनिंग ना चेंज होए, आपकी वर्डिंग से उसका ठीक है, आपने एक वर्ड असर्शन उठाया जो कि डेफिनेशन में कहीं था, ठीक, मिसस्टेटेड वर्ड उठाया वो बता दिया, लाइक वो फिर भी डॉट्स तो नहीं जुड़ी ना। हम एग्जामिनर को अपनी डॉट्स जोड़ के बताना है। तो पहले तो मेरी बात सुनो, ऑडिट रिस्क हम कर चुके हैं। ऑडिट रिस्क क्यों होता है? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क के दोनों के कंबाइंड फीचर्स के कारण। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल मिसस्टेटेड प्रायर टू द ऑडिट। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में दो बातें आती हैं, लाइक इनहेरिट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। अभी पहले हमने मिसस्टेटमेंट की बात की, सामने भी दिख रहा है। तो मिसस्टेटमेंट क्या होता है कि यस, कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्टेड अमाउंट का, चाहे क्लासिफिकेशन का, चाहे प्रेजेंटेशन का, चाहे डिस्क्लोजर का, ये स्टैंडर्ड कुछ और था, ठीक है, एंड दे हैव बीन डिस्क्लोज किसी और वे से। सो द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेड अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम एंड द क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू IFRS, तो उन दोनों के बीच का गैप क्या हो गया? मेरा मिसस्टेटमेंट। ये एरर के कारण भी आएगा, फ्रॉड के कारण भी आएगा। अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि यस, कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ROMM हो सकता है, वो इनहेरिट और कंट्रोल रिस्क के कारण हो सकता है। तो इनहेरिट रिस्क क्या है कि सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन, ठीक है, सस्पेक्टेबिलिटी, सस्पिक्शन है, हुआ नहीं है,
रिस्क है ये, अभी हमने बोला नहीं है मिसस्टेटमेंट नहीं है, आप सीधा मिसस्टेटमेंट में जा रहे हो। सो सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट किसके बारे में, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर टू अ मिसस्टेटमेंट, किसके बारे में, एक मिसस्टेटमेंट जो कि दैट कुड बी मटेरियल, जो मटेरियल हो सकती है बिफोर कंसीडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल, कि कंट्रोल लगाने से पहले मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है regarding the transaction, regarding the disclosure, regarding the presentation of assertion, हो सकती है। अब उस वर्डिंग में और इस वर्डिंग में फर्क देखा, मैंने आपको इंग्लिश में बोलने के लिए पहले बोला नहीं था, ऑल्दो आपने पेपर इंग्लिश में देना है। अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं, मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स हो सकता है ड्यू टू मेरे इनहेरिट रिस्क, अगेन मेरे क्या कहते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसी हो सकती हैं जिसके कारण एंटिटी में फ्रॉड, ये मैनिपुलेशन हो सकती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है जजमेंट बेस पे इनके कारण। सो इन सारे सिचुएशन के कारण हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनहेरिट रिस्क हो सकता है। तो जितनी भी ये, जैसे कि मैंने गलती से जैसे कि अपना एक स्टैंडर्ड होता है कि मैंने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेना था, है ना, तो ये कुछ क्या होगी, मेरी एग्जांपल्स जाती हैं मेरी इनहेरिट रिस्क एरिया की। अब कंट्रोल रिस्क एरिया की मैं बात करूं, कंट्रोल रिस्क क्या है, इज द रिस्क दैट अ मिसस्टेटमेंट दैट कुड अकर, कोई मिसस्टेटमेंट हो सकती है एंड दैट कुड बी मटेरियल, और वो हमारे लिए मटेरियल भी हो सकती है, विल नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड और करेक्टेड, ठीक है, ऑन अ टाइमली बेसिस बाय द एंटिटीज कंट्रोल, मतलब कि हमारे ऊपर रिस्क है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट हो सकती है एंड वो हमारे लिए मटेरियल भी हो सकती है, पर हम उसको प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट नहीं कर पाएंगे टाइमली बेसिस पे बाय हमारे कंट्रोल, क्योंकि या तो कंट्रोल है नहीं या फिर वो इतने अच्छे नहीं है कि वो उसको डिटेक्ट कर सके। अब तीसरा रिस्क भी सुन लो, डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या है कि द प्रोसीजर रिस्क that the procedure performed by auditor, right, the procedure performed by auditor to reduce the audit risk, क्योंकि डिटेक्शन रिस्क ऑडिट रिस्क से रिलेटेड है, to reduce the audit risk to an acceptable low level will not be detected a misstatement that could be material, that could be related to a misstatement that could exist and that could be material, कि मेरे पास रिस्क है कि जो ऑडिटर के किए गए प्रोसीजर हैं वो इतने अच्छे नहीं है कि मेरे ऑडिट रिस्क को रिड्यूस कर सके, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है जो कि मटेरियल हो सकती है, ये किसके कारण आ सकता है, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क के कारण। ओके है, हाँ। यस। और ये मैंने पिछली बार भी, मुझे याद है जब अपनी इस टॉपिक पे डिस्कशन हुई थी, मैंने पिछली बार भी बोला था कि डेफिनेशन नहीं क्लियर, याद है ना, अभी मोहित आपसे भी डिस्कशन हुआ था, पृथ्वी आप तो क्लास में नहीं थे। हाँ। फिर फिर अब नहीं किया ना उसको, ये डेफिनेशन लिख लिख के करनी होगी ना तो फिर। देखो डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाएगी तो आपको लिख के करनी पड़ेगी, जब आपको डिफाइन ऑर्डर रिस्क बोला जाएगा तो पहले आप डिफाइन ही करोगे, तो उसके लिए आपको ये देखो, मैं आज तक आपको बहुत सारी चीजें मैंने बोला कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, बट डेफिनेशन है आप चाहे अपनी लैंग्वेज में लिखो बट उसका मीनिंग तो चेंज मत करो ना फिर, अगर मीनिंग चेंज कर रहे हो अपनी लैंग्वेज के कारण, फिर तो मैं यही कहूंगी कि आपको क्या करना है कि लाइक अपना वो करो, है ना, कि फिर तो आपको यस। डायरेक्टली जाना चाहिए। तो उस वाले केस में फिर मैं आपको अलाउ भी नहीं करूंगी कि आप मतलब क्या कहते हैं लाइक अपनी वर्डिंग लिखो, फिर तो आपको मैं ये कहूंगी रट्टे मारो फिर। अब एनीवेज कैटेगरीज ऑफ मिसस्टेटमेंट, मेरे पास 3 कैटेगरीज ऑफ मिसस्टेटमेंट होती हैं, लाइक फर्स्ट वन इज फैक्चुअल कैटेगरी, दैट इज फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट, मतलब एक ऐसी मिसस्टेटमेंट जिसके ऊपर कोई डाउट ही नहीं है, मिसस्टेटमेंट अबाउट विच देयर इज नो डाउट,
नेक्स्ट इज जजमेंटल मिसस्टेटमेंट। जजमेंटल मिसस्टेटमेंट क्या है? अ डिफरेंस ऑन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दैट ऑडिटर कंसीडर अनरीजनेबल or the selection of accounting policies that the auditor consider inappropriate। कि ऑडिटर को लगता है कि आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है गलत है, अनरीजनेबल बेसिस पे है, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो इनएप्रोप्रिएट है। दैट इज मेरी जजमेंटल मिसस्टेटमेंट। एंड हमारी प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या होती है कि यस की ऑडिटर का जो एस्टिमेशन है अबाउट द टोटल मिसस्टेटमेंट ऑन अ पॉपुलेशन थ्रो द प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड सैंपल। की मतलब आपका प्रोजेक्शन बेस पे, सैम्पलिंग बेस पे मिसस्टेटमेंट का क्या लेवल है, दैट इज अबाउट माय प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। फाइन। ओके। अब चलते हैं आगे। अब देखो मेरा ROMM जो होता है ना, तो इनहेरिट एंड कंट्रोल रिस्क की अभी मैं आपको डिफाइन भी कर चुकी हूँ। ध्यान से दोबारा से एक बार पढ़ो, इसकी वर्डिंग देखो। सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर जो कि मटेरियल हो सकता है बिफोर कंसिडरेशन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल रिस्क में क्या है कि कंट्रोल दैट की रिस्क हो सकता, मिसस्टेटमेंट हो सकता है, वो मटेरियल भी हो सकता है, उसको हम प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाएंगे हमारे कंट्रोल से। रीड दिस, रीड दिस, हैव अ लुक। हैव अ लुक। यस, हो गया। Yes. Now look at the detection risk. Detection risk that the procedure performed by the auditor to reduce the acceptable risk to an acceptable low level will not be detected and that exist could be material। केस की मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो सकती है एंड वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल हो सकती है। एंड सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क के कारण जो है हमारा डिटेक्शन रिस्क का राइज होता है। सैम्पलिंग रिस्क क्या है कि ये इसकी ऑडिटर का कंक्लूजन जो है सैम्पलिंग के कारण आया है वो डिफरेंट है एंड अगर वो पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट करता तो कुछ और होता। मतलब कि मेरा जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जिस पॉपुलेशन में से उसको चूज किया है। अगेन नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या है कि यस की ऑडिटर का जो कंक्लूजन है इनएप्रोप्रिएट तो है बट ड्यू टू सम अदर रीजंस में भी मेरे अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है वो इनएप्रोप्रिएट है, मे बी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं मिस स्टेटमेंट ढूंढ ही नहीं पाया, दैट कुड बी द रीजन। फाइन। Yes. अब अगेन हम इसमें एक और एरिया कवर करते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। एक ऑडिटर होने के लिए हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जरूर चाहिए। सो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? इट इज एन एटीट्यूड। क्या है? एक ऑडिटर का एटीट्यूड है दैट इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग माइंड, being alert to condition which may indicate possible misstatement due to fraud or error that are critical assessment of audit evidence। केस की मेरे फाइनेंशियल स्टेट, मेरे जो है लाइक क्या कहते हैं, एक एटीट्यूड, मतलब जैसे कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर हो सकता है, मिसस्टेटमेंट हो सकती है, ये सोचते हुए जाना। दैट मीन्स कि क्वेश्चनिंग माइंड रखना कि अगर आपने मुझे कोई एविडेंस नहीं प्रोवाइड किए देन व्हाट कुड बी द रीजन। उसमें फ्रॉड हो सकता है, उसमें एरर हो सकता है, ये मैं सोच के चलूं एंड हर एक एविडेंस को ध्यान से क्रिटिकली इवेलुएट करके चलूं। दैट मीन्स आई कांट बी जस्ट रिलाइंग वट एवर इंफॉर्मेशन विच यू आर प्रोवाइडिंग टू मी। फाइन। Yes. अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी।
तो क्या कर सकते हो, लाइक मैं अपना क्या कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करने के लिए क्या करूंगी, मुझे बताइए। किन वाले एरियाज में मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म करूंगी, जहां पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस हो फाइनेंशियल सकते हैं। स्टैंड। ठीक है। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, तो फाइन इन लाइक फाइनेंशियल स्टैंडर्ड, आइडेंटिफाई एनी पॉसिबल फ्रॉड, यस, कि जहां पर मुझे फ्रॉड हो रहा है डॉक्यूमेंट्री दिख रहा है। लाइबिलिटी। यस, जहां पर मुझे क्या लग रहा है कि कोई ऐसा एविडेंस है जो कि बाकी सारे एविडेंस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तब मैं कर दूंगी। जहां पर मेरे सामने जो एविडेंस प्रेजेंट किए गए हैं उनकी रिलायबिलिटी पे मुझे डाउट है कि यस वो सही है, तो उसके लिए मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म करूंगी। तो ऐसे वाले एरियाज में मैं अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो है अप्लाई करती हूँ। फाइन। अगेन, नेक्स्ट इज हमारा मेटीरियलिटी। तो देखो हमने वैसे मेटीरियलिटी पहले भी कर दिया। अब कोई भी हमने बोला मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना, तो कोई मिसस्टेटमेंट मटेरियल कब होती है, जब उसका भूल जाना, मैंने पहले भी बताया था भूल जाना मीन्स ओमिशन, उसका भूल जाना। मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग मतलब कि मिसस्टेटमेंट मतलब गलत स्टेटमेंट। सो या तो वो गलत प्रेजेंट है या फिर उसको भूल गए, आर मटेरियल इफ या तो इंडिविजुअल लेवल और इन द एग्रीगेट या फिर टोटल लेवल पे, that could be reasonably be expected to influence the economic decisions of users on a basis of financial statement। मतलब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे मैंने सोचा था कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, मैंने सोचा था लाइक कि रिगार्डिंग कि कुछ भी लाइक जैसे सपोज करो बैंक ने लोन देना है, देन उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे लोन देना है एंड कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो उसमें मिसिंग है या फिर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि गलत प्रेजेंट किया गया है। उस इंफॉर्मेशन के होने या ना होने से हमारा जो ऑडिटर का है ओपिनियन जो है चेंज हो सकता है। दैट इज रिगार्डिंग द मटेरियलिटी। हमारे ऑडिटर का ओपिनियन जो है मटेरियल हो सकता है। फाइन। हमारे ऑडिटर का सपोज करो ऑडिटर ने सोचा था कि मैं लाइक ऑडिटर मैं गलत बोल गई, फम्बलिंग हो गया। सो यस, लाइक हमारे जैसे सपोज करो यू आर अ बैंक, आपने लोन देना है मिस्टर एक्स को, ठीक है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई लाइक आपकी कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है या फिर रॉन्गली प्रेजेंटेड है। अब उस इंफॉर्मेशन का अगर आपको पता हो, ठीक है, तो आप हो सकता है इनको लोन ना दो, तो दैट इज आपके लिए मटेरियल। मतलब उसका भूल जाना गलत हो जाना आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे, कौन सा डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन, दैट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फाइन। यस। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियलिटी। हमारा जो ये मटेरियलिटी है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो लाइक इफ the financial statement contain material misstatement they cannot be deemed to show true and fair view। हमें देखो क्या चाहिए होता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे। अगर इनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है देन दैट मींस दे आर नॉट शोइंग द करेक्ट पिक्चराइजेशन। अब मटेरियलिटी हम कैसे देखते हैं, ये पहली बात तो वैसे ये प्रोफेशनल जजमेंट बेस पे है, बट स्टिल वी विल बी कंसीडरिंग अदर एरियाज एज वेल। तो वो अदर एरियाज क्या है, लाइक कि हमारी मटेरियलिटी बाय नेचर एंड मटेरियलिटी बाय अमाउंट। तो अमाउंट की पहले मुझे एक लिमिट्स बताओ, फिर नेचर के बारे में बाद में बात करते हैं। अमाउंट मतलब वो परसेंटेज वाइज है। यस यस। रेवेन्यू साइज। का हाफ। हम्म। रेवेन्यू प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5, और टोटल असेट्स का 1। ठीक है, तो दैट इज मेटीरियलिटी बाय साइज। हम लोअर कैप की लेके चलते हैं। एंड मटेरियलिटी बाय नेचर क्या हो गया कि वो मतलब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से हमने नहीं देखना, हम कुछ और चीजें भी देखते हैं, जैसे कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंप्लायंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गलत है या मिसिंग है, या फिर हमारा कोई लोन्स के रिगार्डिंगली जिसको डेट कवेनेंट्स भी बोलते हैं, मेरी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स है, उसका डिस्क्लोजर हो गया, उसका प्रेजेंटेशन हो गया। अगेन लाइक कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट जो कि प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दे,
ऐसा कुछ, या फिर मेरा लाइक कोई लीगल क्लेम्स के बारे में डिस्क्लोजर। तो ये सारी अगर सिचुएशंस नहीं अवेलेबल, देन दैट केस मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। फाइन, दैट इज मटेरियलिटी बाय नेचर का केस। यस। अब परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी क्या है, देखो हमारा ऑडिटर, हमें पता है कि ऑडिटर ने अगर इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दिया, दैट मीन्स कि ऑडिट रिस्क जब अराइज हो गया तो ऑडिटर के ऊपर ऑब्लिगेशन अराइज हो जाएंगी, एंड ऑडिटर वांट टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम सच अ सिचुएशन। तो वो क्या करता है, जैसे कि उसको पता है कि अगर मटेरियलिटी लिमिट 5% है, तो वो कोई ऐसा ना हो कि कोई मटेरियल ट्रांजेक्शन को भूल जाए, छूट जाए उससे, है ना। तो उसके लिए क्या करेगा, लिमिट तो ये है सपोज, तो इन लिमिट से सेट ना, इंटरनल लिमिट अपने लिए कम सेट कर लेगा, मे बी 3%, मे बी 4, मे बी 4.5, कोई भी, ताकि अगर एरर या मिसस्टेटमेंट या मतलब क्या कहते हैं ओमिशन इस परसेंट ऑफ लेवल से ज्यादा हो गया, तो उनको उन ट्रांजेक्शन को ऑडिटर को ध्यान से देखना है, ताकि ऑडिटर के एंड से कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है मिस आउट ना हो जाए। दैट इज मेरे लिए परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी, एक अपनी इंटरनल लिमिट, लोअर लिमिट सेट करना, सो दैट ही कैन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द लाइक ये गलत ऑडिट से। So amount set by the auditor at less than the materiality for the financial statement as a whole to reduce to an appropriate low level of probability that the aggregate of uncorrected, undetected misstatement exceeds the materiality of the financial statement as a whole. Fine. हाँ। यस। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास कि अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इन्वायरमेंट। तो देखो जब कभी भी ऑडिटर जाता है ना, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि लाइक अपने क्लाइंट को जानना। वो मैं कहाँ से पता कर सकती हूँ, उसकी इंडस्ट्री से, उसकी रेगुलेटरी एक्सटर्नल फैक्टर से, एंटिटी के नेचर से, एंटिटी के अकाउंटिंग पॉलिसी वहां पर कौन कौन सी अप्लाई हो रही है, एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाए, इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू द ऑडिट। ये सारे फैक्टर्स के बेस पे मैं अपने क्लाइंट की एंटिटी को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। फाइन। यस। अब देखो मेरे पास क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चल सकती है, जब मैंने उसको अंडरस्टैंड करना है तो मेरे खुद के पास एक्सपीरियंस है, मेरी खुद की ऑडिट फर्म से। सपोज करो फर्म के पास पहले था ऑडिट, मेरे पास नहीं था ना, मैं यहाँ पर अभी आई। क्लाइंट से भी ले सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज से, जैसे वेबसाइट हो गया, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो गए, इन सब एरिया से मुझे क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है पता चल जाएगी। ओल्ड ऑडिटर, एक्सिस्टिंग यस। ऑडिटर। हाँ। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं कि मैं क्या करती हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लाइक इवैल्यूएट करती हूँ, रिलेशनशिप निकालती हूँ, फ्लक्चुएशन देखती हूँ। अच्छा मेरे अकॉर्डिंगली, तो मेरी जजमेंट के अकॉर्डिंगली ये बढ़ना चाहिए था, ये कम हो रहा है। मेरी जजमेंट के अकॉर्डिंगली तो ये लाइक लाइक क्या कहते हैं, प्रॉफिट आना चाहिए था, अब लॉस आ रहा है। इंडस्ट्री बढ़ रही है, हम कम हो रहे हैं। सो मतलब ऐसे एरियाज में मैं मतलब जजमेंट चला रही हूँ, दैट इज मेरे लिए एनालिटिकल प्रोसीजर। तो evaluation of financial information, thorough analysis of plausible relationship among both financial and non-financial data, and investigation of identified fluctuations, inconsistent relationship, or amount that differ from expected value by the significant amount। मैंने क्या किया, फाइनेंशियल और इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट किया, कैसे, वो रिलेशनशिप, चाहे फाइनेंशियल डेटा हो चाहे नॉन फाइनेंशियल डेटा हो, देखा, इनकंसिस्टेंसी देखी, जो कि डिफर कर रहे हैं जो कि मैंने सोचा था उससे। तो ये कहाँ से आ सकता है,
पिछले साल के डेटा से देख सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से बजट आगे की तरफ जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कम हो रहा है। इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन से मुझे पता चल सकता है कि पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आप भी क्यों कम हो रहे हो। सो ऐसे कुछ एरिया से मुझे जो है अपनी एनालिटिकल प्रोसीजर जो मैं यूज कर सकती हूँ। और एनालिटिकल प्रोसीजर ये नहीं है सिर्फ एक ही पेज पे आप यूज करोगे, आप प्रीलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर भी करते हो, आप सब्सटैंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी करते हो, एंड आप फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर भी करते हो। अब जब आपका ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन आता है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपने टी फॉर्म में आपके पास वैसे तो बनी होगी जगह, तो कैसे आता है, यहाँ पर रिस्क होता है एंड उसके रिगार्डिंगली आपके पास रिस्पॉन्स होता है ना, या फिर लाइक रिस्क आएगा या उसके रिगार्डिंगली इम्पैक्ट आ जाता है आपके पास। तो बेसिकली आपको रिकमेंडेशन आप करते हो, तो वो जो दूसरा वाला एरिया है 1 मार्क उसका, ये जो रिस्क है, आप यहाँ पर रिस्क को आइडेंटिफाई भी करोगे एंड किस सिनेरियो के कारण वो रिस्क अराइज हो रहा है एंड कैसे वो उसको इम्पैक्ट कर रहा है, आप ये भी यहाँ पर लिखोगे। जब पूरा लिखोगे तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा, आप थोड़ा सा लिखोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा पूरा। तो रिस्क का इम्पैक्ट आपने बताते हो जाना है, रिस्क के रिगार्डिंगली रिकमेंडेशन आपने बताते हो जाना है। तो रिकमेंडेशन या इम्पैक्ट या रिस्पॉन्स ऑडिटर का जो भी जिस भी वर्डिंग में होगा ना, रिस्पॉन्स ही होता है ज्यादातर या फिर रिकमेंडेशन होता है। तो रिस्पॉन्स और रिकमेंडेशन का 1 मार्क्स, एंड जो ये रिस्क है, रिस्क एरिया में कौन सा रिस्क अराइज हो रहा है, किस सिचुएशन के कारण अराइज हो रहा है, कौन सा ट्रीटमेंट गलत हो रहा है, वो सब बता के हुए आप जाओगे। फाइन। यस। चलिए, अब देखो डिफाइन भी यहाँ पर मैंने किया हुआ है कि कैसे डिस्क्राइब करोगे, ऑडिट रिस्क हो या आरओएमएम का क्वेश्चन हो, कि कौन से एरिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप ओवर स्टेटेड है, अंडर स्टेटेड है, पहले तो ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड ही लिखने की कोशिश करना। बाय एनी चांस ओवर स्टेटेड अंडर स्टेटेड नहीं समझ में आ रहा तो मिस स्टेटेड लिखना, पहली कोशिश हमारी ओवर स्टेटेड अंडर स्टेटेड की होगी। अगेन, why you एज एन ऑडिटर थिंक दैट द क्लाइंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रॉन्ग, मतलब कि कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत है, मतलब कि आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करनी है एंड करेक्ट ट्रीटमेंट की बात करनी है, एंड उससे क्या इम्पैक्ट है, मतलब क्या रिस्क हो सकता है, हम वो देखेंगे। एंड ये आप बोलोगे कि इसकी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट इज मुझे ये बताना है कि कैसे ऑडिट रिस्क डिफाइन करेंगे, अगर वो स्पेसिफिकली ऑडिट रिस्क के रिगार्डिंगली क्वेश्चन है। तो अगर वो स्पेसिफिकली ऑडिट रिस्क के अराउंड जो क्वेश्चन है, तो हमें क्या देखना होता है, लाइक कि हमारा ऑडिटर मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं देख पाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वाई? क्योंकि वो मेरा या तो न्यू ऑडिट क्लाइंट है, पहली बात, या फिर हमारे पास टाइम प्रेशर है। ये कुछ एरियाज हैं जिससे आपको हिंट मिलता है कि ये ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन है। कुछ एरियाज है, कौन कौन से एरियाज है, मेरा न्यू ऑडिट क्लाइंट है, टाइम प्रेशर है, रिसोर्सेज नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, एंड थर्ड पार्टी सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं। तो न्यू ऑडिट क्लाइंट है तो देखो मेरे के पास उसके ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, टाइम प्रेशर है तो इतने टाइम पीरियड में मैं सब कुछ नहीं देख पाऊंगी, है ना। अगेन लैक ऑफ रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज की कमी है, तो रिसोर्सेज की कमी के केसेस में क्या होगा कि मेरे लाइक इनफ चेकिंग नहीं हम कर पाएंगे। अगेन कॉम्पिटेंस का केस आ सकता है कि लाइक इफ आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डू, तो मेरे लिए रिस्क है। अगेन फिर थर्ड पार्टी सर्विसेज हम यूज करें तो मेरे लिए रिस्क है कि इसके अगर थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज करें तो मेरे पास थर्ड मतलब कौन, मेरा क्लाइंट थर्ड पार्टी सर्विस यूज कर रहा है। तो अगर थर्ड पार्टी सर्विसेज हमारा क्लाइंट यूज कर रहा है तो उस वाले केस में लाइक हमारे पास ये लाइक क्लाइंट की इंफॉर्मेशन का असेस नहीं होगा। फाइन। चलो आगे। यस।
अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, हाउ टू एक्सप्लेन द ऑडिटर का रिस्पॉन्स। मतलब जैसे अब मैंने आपको बोला कि लाइक आपको रिस्क भी देना है और उसका रिस्पॉन्स भी देना है ना, तो आप उसका रिस्पॉन्स कैसे दोगे। इट इज द ऑडिटर रिएक्शन अगेंस्ट द रिस्क, मतलब कि आप उस रिस्क अगेंस्ट कैसे आपका लाइक रिएक्शन होगा, आप उसको कैसे डील करोगे, हमें ये बताना है। सो अगेन, रिस्पॉन्स मस्ट बी रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, क्लाइंट के लिए नहीं है, मतलब कि मेरे रिगार्डिंगली। हाँ, मैं ये जरूर दे सकती हूँ कि यस की बोलो, क्लाइंट को बोलो ये चेंज करें, क्लाइंट को बोलो ये। सो ये आप जरूर कर सकते हो, बट ये नहीं कि अच्छा कि ये ठीक करो ये करो, वो नहीं आप बोल सकते। तो मीन्स कि आपको लाइक सजेशन आपकी तरफ से जाना चाहिए। एंड एज एन ऑडिटर यू शुड वेरीफाई रिस्क थ्रू रिस्पॉन्स। मतलब कि आप खुद सोचो, एक बार जब आप अपना पॉइंट लिखो, हमेशा ना जब कभी भी एक दो बार पॉइंट लिखते हैं, जब नया नया लिखना शुरू करते हैं, तो एक बार देखो कि अच्छा एक ऑडिटर है, एक ऑडिटर जब सजेशन दे रहा है वो कैसे सजेशन दे सकता है। कि वो यही बोलेगा कि इसको ठीक करो, इसको चेक करो, मतलब ऐसे वाले एरियाज। सो आपको देखना है कि हाँ आप ये वो देख पा रहे हो, आप ये सजेशन जो दे रहे हो वो सही है। फाइन। हम्म। यस। दो तरह के होंगे, एक तो सिनारियो से रिलेटेड होगा, प्लस सिनारियो प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि थोड़ा सा रेशियो रेशियो बढ़ रही है कम हो रही है, तो आप उसमें थोड़ा सा एनालिटिकल प्रोसीजर वाला एरिया भी कवर करोगे। अब नेक्स्ट एरिया आता है हमारा प्लानिंग का एरिया। तो देखो, प्लानिंग जब अब अगर हम कर रहे हैं तो प्लानिंग क्या होती है, किसकी उसमें आती है, कौन प्लान करता है। ऑडिटर, ऑडिट के ऑडिटर रिगार्डिंगली। करता है। यस, पहले ऑडिटर करता है। स्ट्रेटेजी बनती है, उसके बाद उस स्ट्रेटेजी पे से प्लानिंग करते हैं हम। ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि मेरे ऑडिटर का मेन काम क्या है, कि उसको ये मतलब जब मेन काम जब चल रहे हैं तो उसमें ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव साथ में क्या आ जाता है, कि इसकी उसको ऑडिट प्लान करना है, सो दैट कि अपना ऑडिट जो है अच्छे से इफेक्टिवली कर सके। तो अगेन इस बेनिफिट क्या होंगे अगर इस प्लानिंग के, तो देखो हम लाइक हम इंपॉर्टेंट एरियाज को देख पाएंगे। अगेन मैं अपनी टीम के लोगों को सुपरवाइज कर पाऊंगी, मैं डायरेक्ट कर पाऊंगी, जो ये मैं वर्ड बोल रही हूँ ना, सुपरवाइज डायरेक्ट, दीज आर योर की। मेरा मेन पर्पस ये वर्ड्स बोलने का इसीलिए ही है, तो मेक श्योर दैट इवन इफ यू आर यूजिंग योर ओन लैंग्वेज, एटलीस्ट यू आर राइटिंग दीज की वर्ड्स। सो लाइक, और वो क्या कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है, मैनेज कर सकता है अपने ऑडिट को, सो दैट कि ऑडिट जो है इफेक्टिवली हो सके। मैं हिंदी में जान करके बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे, बट कीवर्ड्स का आप ध्यान रखना। लाइक ऑडिट के ड्यूरेशन में आने वाले कोई की एरियाज हैं, कोई की प्रॉब्लम्स हैं, वो उसको ढूंढ सके। सो दीज आर द सम बेनिफिट्स ऑफ हमारे प्लानिंग। तो अब देखो, जब कभी पर्पस हमारे पास आएंगे, देखो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू प्लान द ऑडिट सो दैट इट विल बी परफॉर्म इन एन इफेक्टिव मैनर्स। तो बेनिफिट क्या है, डिवोट एप्रोप्रिएट अटेंशन टू द इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ द ऑडिट, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन अ टाइमली बेसिस, पोटेंशियल जो आ सकती हैं, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट सो दैट इट इज परफॉर्म्ड इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, सिलेक्ट टीम मेंबर्स विद एप्रोप्रिएट कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज। डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा टीम के मेंबर को और रिव्यू करेगा उनके काम को, इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करेगा उनके काम को, जैसे कि एक्सपर्ट्स और इंटरनल ऑडिटर के काम को। फाइन। हाँ जी। यस। अब देखो जो मेरा यस। प्लानिंग प्रोसेस है ना, तो प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है, देखो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। पहले तो क्या होगा, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, फिर मेरी प्लानिंग एक्टिविटीज। सो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में मेरे पास क्या आएगा, कि लाइक एंगेजमेंट होने से पहले, मतलब क्लाइंट के यहाँ पर हायर होने से पहले मैं क्या क्या चीजें देखूंगी वो, एंड फिर प्लानिंग की एक्टिविटीज की स्ट्रेटजी बनाना, फिर प्लान बनाना, ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाती हैं। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या होता है, जिसमें कि मेरा स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन ऑफ ऑडिट आ जाता है। मतलब कि ऑडिट कब किया जाएगा, कितने टाइम में किया जाएगा, क्या उसकी डायरेक्शन है। ऑडिट स्ट्रैटेजी अलाउ द ऑडिटर टू डिटरमाइन, उससे हमें क्या पता चलता है, कि यस रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर अ स्पेसिफिक ऑडिट एरिया, कि किसी ऑडिट के रिगार्डिंगली हमें कौन कौन से रिसोर्सेज जो है लगाने हैं। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट, कि नंबर ऑफ टीम मेंबर्स कितने हमारे ऑडिट में होने चाहिए। अगेन नेक्स्ट क्या है, व्हेन द रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, कि मुझे रिसोर्सेज कब कब लगाने हैं।
मैं ये भी देख पाऊंगी। एंड हाउ द रिसोर्सेज आर मैनेज, कि लाइक मेरे जो लाइक क्लाइंट के जो स्पेसिफिक रिसोर्सेज हैं, टाइम है, उनको कैसे मैनेज कर रही हूँ, उनको डायरेक्शन कैसे दे रही हूँ, उनको सुपरविजन कैसे दे रही हूँ। तो ये एरियाज का मुझे ध्यान देना है। अब हमारे पास लाइक ऑडिट प्लान में क्या आएगा। अगर ऑडिट प्लान की बात करें तो लाइक ऑडिट स्ट्रैटेजी में तो मेरे पास पूरा का पूरा अप्रोच आ गया कि मेरा ऑडिट पूरी की तरह कैसे होने वाला है। बट प्लान क्या हो गया कि ये जब मैं उसको लेवल में लेके आती हूँ ना, तो वो हो गया हमारा प्लानिंग की कि कैसे ये स्ट्रैटेजी को अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली वो स्पेसिफिक एरियाज के बारे में होगा कि इसकी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम कैसे करेंगे, लाइक लाइक कैसे प्रोसीजर करने हैं, कौन करेगा, कितना काम करना है एंड कब काम करना है। ये हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे ऑडिट प्लान में एरियाज। फाइन। यस। हाँ। अब चलते हैं आगे। अब रिलेशनशिप बिटवीन लाइक ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। स्ट्रैटेजी क्या करता है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन बताती है। ऑडिट प्लान क्या बताता है कि इसकी कैसे ऑडिट स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट की जाएगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन एरिया के बारे में हमारा ये कवर करती है। फाइन। यस। अब फिर उसके बाद मेरे पास एक आता है इंटेरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट। अब पहले मुझे ये बताइए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इंटेरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट को लेके। इंटरिम ऑडिट। जो बीच में हम्म। ऑडिट होता है वो इंटरम ऑडिट होता है, वो जो लास्ट में ऑडिट होता है वो फाइनल ऑडिट होता है। यस, सो बेसिकली जो मिड ईयर ऑडिट होता है। सो यस, द ऑडिटर मस्ट कंसीडर द टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर वेदर टू कैरी आउट इंटेरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट और जस्ट अ फाइनल ऑडिट। मतलब कि देखो, फाइनल तो होना ही होना है, उससे पहले इंटेरिम करना है या नहीं ऑडिटर देखेगा। ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि लाइक क्लाइंट के बेस पे, रिस्क के बेस पे, काफी एरियाज देखते हैं हम। So as for an interim audit to be justified, client normally need to be of a sufficient size because of it may increase the cost। तो अगर मुझे इंटेरिम कराना है तो ऐसे नहीं कि मैं चुपचाप करा लूंगी, मेरा देखो वो क्लाइंट है वो सफिशिएंट साइज का होना चाहिए, मतलब छोटे मोटे क्लाइंट्स में मैं नहीं करा सकती। हाउएवर एन इंटेरिम ऑडिट शुड इंप्रूव द रिस्क असेसमेंट एंड मेक फाइनल प्रोसीजर्स मोर एफिशिएंट। तो देखो, इंटेरिम ऑडिट जब होता है तो ये ऑब्वियसली मेरा रिस्क असेसमेंट और अच्छे से हो जाएगा, मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स और अच्छे से हो जाएंगे अगर मेरा इंटेरिम ऑडिट जो है होता है तो। अब तो ये लाइक ये आपको पता होना चाहिए कि इंटेरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट एक ही ऑडिट के बारे में बात हो रही है, दो अलग अलग ऑडिट्स नहीं है, सेम ऑडिट है। तो ये बात सबको पता है ना कि इंटेरिम ऑडिट मतलब फाइनल तो होना ही होना है, इसीलिए मैंने बोला था फाइनल तो होना ही होना है। इंटेरिम है वो डिपेंड करेगा कि क्लाइंट का साइज बड़ा है, क्लाइंट में रिस्क ज्यादा है, सो इन एरियाज के बेस पे। यस। नाउ इंटेरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट के लाइक हमें अगर देखना हो तो टाइमिंग, पर्पस एंड वर्क परफॉर्म, ये एरियाज के बेस पे अगर हम देखें तो लाइक हमारे क्या क्या एरियाज हैं जो कि मेरा इंटेरिम ऑडिट है, तो वो साल के बीच में किया जाता है, बिफोर द ईयर एंड होता है। ये बस इतना ध्यान रखना है कि इतनी ज्यादा जल्दी भी नहीं कर लेना कि ये इसकी मैंने प्रॉपर चीजें ना देखी और प्रॉपर प्रोसीजर ना हो पाए, और इतनी लेट भी नहीं करना कि इसकी क्लाइंट डिस्टर्ब हो। एंड अगेन फाइनल ऑडिट क्या होता है, जब मेरा ईयर एंड हो जाता है उसके बाद मैं अपने क्लाइंट से डिस्कस करती हूँ एंड उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करती हूँ। हाँ, नॉर्मली बस मेरे को क्या होता है कि लाइक बिल्कुल ही ईयर एंड के लाइक टाइम प्रोसीजर पे नहीं होता, हो सकता है कि लाइक थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। अगेन लाइक इसका मेन पर्पस क्या होता है इंटेरिम ऑडिट की, अगर मैं पर्पस की बात करूँ तो यस की ऑडिटर और प्रोसीजर कर सकता है ज्यादा इफेक्टिव मैनर में, एंड जिससे कि फाइनल स्टेज पे उसका रिस्क कम हो, उसको काम कम करना चाहिए। एंड इससे ये कब होता है, जब मेरे पास डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होगा तो मैं इंटरिम ऑडिट जरूर करती हूँ, सो दैट कि मेरी टाइट डेडलाइन है तो उसको बियर करने के लिए ये सही हो जाए। जो मेरा फाइनल ऑडिट होता है उसका पर्पस क्या होता है, ऑब्वियसली वो तो मेरा मेन ऑडिट है। तो उसका मेन पर्पस क्या है कि टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इशू के रिगार्डिंगली, कि यस की ऑडिटर इशू करेगा कि यस की कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, तो वो ओपिनियन देने के लिए हमारा जो है फाइनल ऑडिट जो है किया जाता है। अब जो मेरा लाइक इंटेरिम ऑडिट है
उसमें क्या क्या वर्क परफॉर्म करते हैं। देखो, मैं सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन कर सकती हूँ, मैं कंट्रोल की चेकिंग कर सकती हूँ, मैं परपेचुअल इन्वेंट्री काउंटिंग कर सकती हूँ, मैं ट्रांजैक्शन चेकिंग कर सकती हूँ, मतलब कंप्लीटनेस के रिगार्डिंगली टेस्टिंग कर सकती हूँ। तो ये होगी मेरे इंटरिम ऑडिट के काम। अब जो मेरा फाइनल ऑडिट है, मैं उसमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट को रिव्यू करूंगी, मैं टेस्टिंग करूंगी, मैं ईयर एंड की टेस्टिंग, ईयर एंड की टेस्टिंग वाली ट्रांजैक्शन चेक कर सकती हूँ, मैं गोइंग कंसर्न, क्योंकि गोइंग कंसर्न भी ईयर एंड की बात आती है, कंट्रोल अच्छे से लगे हैं या नहीं ईयर एंड पे वो चेक कर सकते हैं। मतलब कि इंटरनल से लेके फाइनल के ड्यूरेशन की चीजें भी, मतलब वो ट्रांजेक्शन भी मैं चेक कर सकती हूँ। अब अगर हम ये बात करें इम्पैक्ट ऑफ इंटरिम ऑडिट ऑन द वर्क ऑफ द फाइनल ऑडिट, तो उसके उसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखो, अगर मेरे पास लाइक अगर कंट्रोल वीक है ना, तो मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा, मोर सब्सटैंसिव प्रोसीजर करने पड़ेंगे। बट अगर मेरे पास लाइक अगर इस स्टेज में मुझे पता लग गया कि कंट्रोल्स ठीक है, तो मेरे पास फाइनल लेवल पे कम काम करना पड़ेगा। और अगर जो मेरे क्या कहते हैं इंटरिम ऑडिट में मुझे दिख गया कि कहीं रिस्की एरियाज हैं, कंट्रोल वीकनेसेस हैं, तो मैं और ज्यादा सब्सटेंसिव प्रोसीजर करके फाइनल स्टेजेस पे ज्यादा डिटेक्शन करूंगी। एंड यस, लाइक मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट ईयर एंड के बिल्कुल पास पास चेक करूंगी, सो दैट कि मेरे पास रिपोर्टिंग जो है बिल्कुल करेक्टली आ सके। फाइन। यस। यस। अच्छा, अब एक हमारे पास एक एरिया आता है फ्रॉड एंड एरर के रिगार्डिंगली। तो फ्रॉड क्या होता है, डेलिबरेटली एंड इंटेंशनली भी बोलते हैं। एरर क्या होता है, अनइंटेंशनल। सो मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अराइज फ्रॉम आइदर फ्रॉड और एरर। द डिस्टिंग्विश फैक्टर इज वेदर द अंडरलाइंग एक्शन दैट रिजल्ट इन द मिसस्टेटमेंट वाज इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। तो देखो कि लाइक मिसस्टेटमेंट है, ठीक है, वो फ्रॉड और एरर के कारण आती है ना। अब फ्रॉड की मैं अगर बात करूं, तो फ्रॉड क्या है, कि इंटेंशनल है। लाइक हमने जानबूझ के किया, मुझे पता है कि मैं ये ट्रीटमेंट ऐसे कर दूंगी तो लाइक मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, सो ये हो गया हमारा इंटेंशनल एरिया। तो फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल अमंग द मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, एम्प्लॉयज और थर्ड पार्टी, इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। तो उसमें मेरा मेन पर्पस क्या है, कि किसी का अनजस्टिफाइड एडवांटेज लेना। दैट इज द मेरा मेन पर्पस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड दो तरह के होते हैं, एक मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, एक मेरा एसेट्स के रिगार्डिंग। सो वन इज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैं जान करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट दे रही हूँ रिगार्डिंग द कंपनी की पोजीशन, ताकि वो बेटर या वर्स दिखे, जैसे कि टैक्सेशन छुपाना चाह रही हूँ। सो ये एरियाज हो गए मेरे फ्रॉड रिलेटेड। अगेन मिस अप्रोप्रिएशन क्या होगा, कि कंपनी के एसेट्स को मैंने थेफ्ट कर लिया, दैट इज मेरा एरिया ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन। फाइन। यस। एरर क्या होता है, like error can be identified as unintentional misstatement of financial statement including omission of financial statement का disclosure। so ये क्या हो गया, मतलब कि मैंने गलती से कर दिया, मतलब मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरा उसमें वो नहीं था, इंटेंशन नहीं थी। अब जो ये फ्रॉड है, फ्रॉड के रिस्पेक्ट में हमारी क्या क्या लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर की। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर की, दूसरी फिर अब डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, है ना। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी मैनेजमेंट की है, वो कंट्रोल्स अच्छे से लगा के रखें, सिस्टम अच्छे से चेक करके रखें, कल्चर ऑनेस्टी का बना के रखें, ठीक है। उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पोटेंशियल फ्रॉड अराइज हो सकते हैं, ऑडिट कमेटी बना के रखें। फिर उसके बाद मेरा इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर जो है उसका काम क्या होता है, मैनेजमेंट की हेल्प करना। और इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यस, की फ्रॉड एंड एरर के रिगार्डिंगली जो हमारी मैनेजमेंट है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से कर रही है, वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे, वो फ्रॉड को चेक करे कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्या वो दोबारा से आ सकता है, इसके रिगार्डिंगली रिकमेंडेशन दे। ये इंटरनल ऑडिटर के काम होते हैं। अब एक्सटर्नल ऑडिटर है, अब इसका बेसिकली मेन काम क्या है, ROMM चेक करना फ्रॉड के कारण, एंड उनको रिस्पॉन्ड करना। तो इसकी सबसे लास्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हमारी एक्सटर्नल ऑडिटर की सबसे लास्ट में आती है, मेन डायरेक्टर और इंटरनल ऑडिटर की आती है। अब
लाइक वो कैसे रिपोर्ट कर सकता है ना, तो वो डायरेक्टली ये एक्सटर्नल ऑडिटर कैसे रिपोर्ट करेगा, मैनेजमेंट के लेवल को, फिर दो चार्ज विद गवर्नेंस को, फिर वो देखेगा कि या कहीं मुझे लीगल एडवाइस लेने की जरूरत है, क्या मुझे एंटिटी के आउटसाइड किसी गवर्निंग बॉडी को बताने की जरूरत है, क्या शेयर होल्डर तक ये बात जानी चाहिए, क्या इससे मेरे ऑडिट ओपिनियन में इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सारे फैक्टर्स वो कंसीडर करेगा बिफोर कंसीडरिंग द फ्रॉड रिलेटेड एरियाज। गुड। यस। अब इसी चैप्टर में हमारे पास अनदर एरिया आ जाता है, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो देखो लॉज एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंगली हमारे पास आती है नॉन कंप्लायंस की बात। तो नॉन कंप्लायंस क्या है, कोई भी एक्ट ऑफ ओमिशन कमीशन, चाहे वो इंटेंशनल हो चाहे वो अनइंटेंशनल हो, किसने किया है, हमारी एंटिटी ने, कमिटेड बाय द एंटिटी, जो कि मेरे करंट, जिसको हम प्रिवेलिंग भी बोलते हैं, करंट लॉज एंड रेगुलेशंस के कॉन्ट्राडिक्टरी है। एंड अब इस नॉन कंप्लायंस में किसी डायरेक्टर का पर्सनल नॉन कंप्लायंस नहीं आएगा, ये हमारी एंटिटी की बात हो रही है, चाहे इंटेंशनल किया चाहे अनइंटेंशनल किया, बट उसने लाइक एंटिटी ने किया, जो कि करंट लॉज एंड रेगुलेशन के ऑपोजिट है। तो अब इसके रिगार्डिंगली हमारी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, कि इसकी मेरी मैनेजमेंट की एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यस की कंपनी के ऑपरेशन जो है अच्छे से चलते रहे अकॉर्डिंग टू द लॉज एंड रेगुलेशंस। एंड हमारे ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रोसीजर जो है अच्छे से करें, एंड ये देखें कि क्या उन प्रोसीजर का मटेरियल इफेक्ट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो ऑडिटर के पास क्या होने चाहिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस होने चाहिए रिगार्डिंग द कंप्लायंस लॉज एंड रेगुलेशन। कैसे, वो बोले जिसका हमारे लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरिया पे डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है। यस। अब ऑडिटर क्या क्या प्रोसीजर करेगा, अगर उसको कहीं से नॉन कंप्लायंस दिख रहा है, अपनी एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग देख सकता है, मैनेजमेंट और दो चार्ज विद गवर्नेंस से इंक्वायरी कर सकता है, रेलेवेंट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से देख सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिमेनिंग अलर्ट। फाइन। यस। जब उसको नॉन कंप्लायंस मिल गया, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा कि आपको क्या लगता है इसमें कितनी पेनल्टीज देनी पड़ेंगी, फिर इंस्पेक्ट करेगा कॉरेस्पॉन्डेंस विद रेगुलेटरी अथॉरिटी, कि जो भी उसकी गवर्निंग लॉज एंड रेगुलेटरी बॉडी है उनसे लाइक पूछेगा कि यस आपको क्या लगता है कि हमारे क्लाइंट को कितना लाइक पेनल्टीज लग सकती हैं। बोर्ड मिनट्स को इंस्पेक्ट करेगा रिगार्डिंग द नॉन कंप्लायंस, कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट को देखेगा रिगार्डिंग द नॉन कंप्लायंस। फाइन। यस। अब फिर अब नॉन कंप्लायंस मिल गया, अब उसने रिपोर्टिंग कैसे करनी है, लाइक दो चार्ज विद गवर्नेंस को कर सकता है, मैनेजमेंट को कर सकता है। अगेन अगर ऑडिटर को लगता है कि वो इंटेंशनल है और मटेरियल है, तो वो दो चार्ज विद गवर्नेंस को रिपोर्ट करेगा। अगेन ऑडिट कमेटी या सुपरवाइजरी बॉडी को रिपोर्ट करेगा। अगेन लाइक क्या कहते हैं, नॉन कंप्लायंस का अगर मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल इम्पैक्ट हो सकता है, तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन हम देते हैं। एंड लाइक हमें ये देखना होता है कि इसकी कहीं मेरी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसके रिगार्डिंगली, नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंगली जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फाइन। हाँ। अब देखो मेरे पास एक और एरिया आता है न्यूक्लियर। सो देखो आपको भी पता है कि हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है, सो दैट कि हमारे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो है लीक आउट ना होए, और मतलब क्या कहते हैं कि क्लाइंट की जो हमने प्रोफेशनल ड्यूटी में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की है वो हमारे तक ही रहे। सो यस, आईएएसबी कोड ऑफ एथिक्स सेट्स आउट द न्यू एथिकल रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू एंटिटीज compliance with laws and regulation. The auditor requirement have been introduced to address the concern that the duty of confidentiality was acting as a barrier to disclose potential of non-nuclear to the public authorities in an appropriate level. तो ऑडिटर की रिक्वायरमेंट्स हमने इंट्रोड्यूस की हैं इस रिस्पेक्ट में।
तो अब उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हमारा एम क्या है कि इसकी हमारी जो पुरानी वाली है ना, लाइक ये जो नॉकलर है, इसका मेन पर्पस क्या है? देखो कि अगर ये नॉन कंप्लायंस जो है चलता रह गया, तो लाइक हम अगर रिपोर्ट नहीं देंगे ये सोच के कि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो रही है, तो भी गलत है। फिर ऑडिटर्स क्या करे थे इस वाली सिचुएशन से बचने के लिए, वो ना अपना लाइक क्या कहते हैं, ऑडिट असाइनमेंट से अपना नेम ही हटा रहे थे। तो उसके लिए अब हमारे पास आ गई नोक्लर की रिक्वायरमेंट की यस कि आप क्या कर सकते हो कि ऐसे वाले केस में आप आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो रही है। आप जो है अपनी लाइक इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज कर सकते हो इफ इट इज रिक्वायर्ड। सो फाइन। हाँ जी। यस। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, क्वालिटी कंट्रोल। कि देखो लाइक जब कभी भी हमारा ऑडिट होता है ना, तो लाइक हमारे बीइंग एन ऑडिटर हमारा काम क्या है कि ऑडिट जो है अच्छे से हो, कंसीडरिंग कि हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट सही कंप्लाई हो, हमारे रिसोर्सेज पूरे हों, लाइक हमारा डायरेक्शन सुपरविजर सही से हुआ है, मेरी मॉनिटरिंग रिकमेंडेशन सही से हुई हुई है, कोई डेफिशिएंसीज हैं वो हमने सही से डिस्क्राइब की हुई हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर दैट फर्म टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। एक सिस्टम होना चाहिए किस फर्म को, ऑडिट फर्म को, ठीक है, ऑडिट फर्म को ऐसा सिस्टम जो है रखना चाहिए, सो दैट कि हमें ये देखना है कि हमारी जो फर्म है, हमारी फर्म मीन्स ऑडिट फर्म, कंप्लाई कर रही है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का जो कि ऑडिट फर्म पे अप्लाई होते हैं, एंड इश्यूज रिपोर्ट दैट आर एप्रोप्रिएट टू द सर्कमस्टांसेस, और वो इश्यूज जो कि हमारे सर्कमस्टांसेस के लिए सही है उनको रिपोर्ट बैक करे। पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड बी एस्टैब्लिश व्हेन, ठीक है, तो मैं किस क्या क्या प्रोसीजर वो कर सकती हूँ। सो ये वैसे आपके सामने एक निमोनिक है, ये निमोनिक यहीं पे भी एड्रेस है, तो आपको एक्चुअली क्या क्या देखना है, देखो आपको एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस अरेंजमेंट देखना है, आपको लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, आपको एथिकल रिक्वायरमेंट्स देखनी है, आपको मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन एक्शन देखना है, आपको लाइक डॉक्यूमेंटेशन देखना है, आपके रिसोर्सेज देखने हैं एंगेजमेंट के, आपको एंगेजमेंट की परफॉर्मेंस देखनी है। सो ये सारी पॉलिसीज हमें एड्रेस करके चलनी चाहिए अपने क्वालिटी रिपोर्टिंग के बीच में। तो ये उसके अलावा देखो क्या है कि मुझे ये देखना है कि मेरे ह्यूमन रिसोर्स जो है वो लाइक जो लाइक हमारे ऑडिट टीम में एंगेजमेंट पार्टनर का क्या काम है, वो ये देखे कि इसके हमारे पास अच्छी कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज वाले रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का कंप्लाई कर सके। हम अपने क्लाइंट की लाइक एक्सेप्टेंस कैसे कर रहे हैं मैं ये देखूंगी, रिगार्डिंग की लाइक एथिकल रिक्वायरमेंट हो गई, ये जो पॉइंट्स अभी मैंने आपको बोले थे ये वही पॉइंट्स हैं। देन लाइक और हमें क्या देखना है, लीडरशिप, हमारा जो एंगेजमेंट पार्टनर है, जो मेन पार्टनर होता है ना, उसी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यस कि उसको लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखनी है कि यस कि सारा ऑडिट जो है अच्छे से पूरी क्वालिटी के साथ जो है अवेलेबल हो। तो एंगेजमेंट रिसोर्सेज में मैं अपने ह्यूमन टेक्निकल इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज जो है साथ में कंसीडर करके रखती हूँ कि यस कि जो मेरे लाइक जो लोग हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनकी नॉलेज कैसी है, उनकी एक्सपर्टाइज कैसी है, उनके पास स्पेशल स्किल्स हैं या नहीं है, मैं ये देख के रखूँ। तो एक बीइंग अ लीडर एंगेजमेंट पार्टनर जो मेरा मेन पार्टनर है, उसको क्या देख के चलना है कि यस कि पूरा ऑडिट जो है अच्छी क्वालिटी से मेंटेन्ड हो, उसमें कोई भी कमी ना हो। सो यस उसको क्या देखना है कि यस कि मेरा ऑडिट जो है कंप्लाई हो रहा है एसीसी कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंगली। एंड इंगेजमेंट परफॉर्मेंस में मैं क्या देख रही हूँ कि यस कि मेरा जो ऑडिट हुआ है उसकी डायरेक्शन मतलब सही डायरेक्शन मतलब उसकी गाइडेंस सही से हो रही है कि नहीं, हम उसको सुपरवाइज सही से कर रहे हैं या नहीं, एंड उसका रिव्यू सही से हो रहा है या नहीं। ठीक। अब इसी में ही साथ में हम क्या देखते हैं कि हमारा क्या काम है कि क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर देखना कि अच्छा क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर हो रहे हैं या नहीं। अच्छा क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि इसकी ऑडिट का काम अच्छे से क्वालिटी से हुआ है या नहीं। तो आप इसमें पोस्ट इशुएंस और कोल्ड रिव्यू देख पा रहे हो, और प्री इशुएंस होता है हमारा। तो प्री इशुएंस पोस्ट इशुएंस क्या होता है रिव्यू? बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर। तो पोस्ट इशुएंस कौन सा होता है? आफ्टर। आफ्टर वाला। ठीक है, तो बेसिकली इसका आफ्टर मेन पर्पस क्या होता है कि यस हमारी जो फर्म है उसके पॉलिसीज और प्रोसीजर जो भी पॉलिसी रिव्यू इम्प्लीमेंट किए, करेंगे। ठीक है, वो अच्छे से हुए कि नहीं, कोई उसमें डेफिशिएंसी तो नहीं थी। कब करेंगे? ऑडिट रिपोर्ट के साइन होने के बाद करेंगे।
ऑडिट फाइल्स को चेक करेंगे पोस्ट इशुएंस रिव्यू में। कौन करता है? हमारा कंप्लायंस ऑफिसर या फिर हमारा क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर या ऑडिटर बेसिकली, या फिर कोई एक्सटर्नल ऑडिटर आके, मतलब जो कि इंडिपेंडेंट होता है हमारे इससे, वो करता है इसको। फाइन। हाँ जी। यस। ओके। सो अभी आज हम इसको, ये वाले एरिया को वाइंड अप करते हैं। कल सिस्टम कंट्रोल से इंटरनल कंट्रोल वाला एरिया रह गया, रिपोर्टिंग कंप्लीशन रिव्यू वाला एरिया रह गया। सो ये 3 एरियाज रह गए। ये 3 एरियाज हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे कल। एंड देन फिर उसके बाद जो है, उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है 2 पास्ट पेपर जो है कवर करेंगे इकट्ठे। तो इन द मीन टाइम जो जो पास्ट पेपर मैं आपके साथ कवर करूंगी, आपको उसी पास्ट पेपर की एक बार एग्जामिनेशन रिपोर्ट जरूर देखनी है। उसमें कोई डाउट आएगा फिर उसके बाद मुझसे बात करना, मतलब पास्ट पेपर मेरे साथ डिस्कस कर लेना, वही वाला पास्ट पेपर ना एक बार टाइप भी कर देना। उससे क्या होगा कि आपको लाइक एक तो पता चल जाएगा, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ होगा, मेरे साथ डिस्कस किया होगा, तो जल्दी से टाइप भी हो जाएगा। बट अगेन आपकी क्या वर्डिंग आ रही है आपका, में उससे ये पता चल जाएगा थॉट प्रोसेस आपका कैसे जा रहा है। उसी की आप एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी देख लोगे, तो एग्जामिनर कौन कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करे आपको पता चल जाएगा। फाइन। ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं आप कल।